हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे, सर हिंदी की क्लास लेकर आइए, हिंदी की क्लास लेकर के आइए। तो आज मैं हिंदी का पहला क्लास लेकर के आया हूँ। व्याकरण, हिंदी व्याकरण का वर्णमाला एक दृष्टि में हम आपको बताएंगे कि वर्णमाला होता क्या है, इसमें उसमें व्यंजन क्या होता है, आगत क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, इसके बारे में पूरा आपको विस्तृत जानकारी हम देंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सीयूईटी है क्या। सीयूईटी, सीयूईटी ये है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अर्थात इसमें हमको फॉर्म भरना होता है। अगर ये फॉर्म हम भरते हैं तो हमारी जो एलिजिबिलिटी होती है वह 10+2 होगा। 10+2 का अर्थात 10 यानी 12वीं पास होना चाहिए। अगर 12वीं पास हैं तो 2022 में जो गवर्नमेंट है वह निकाल दिया सीयूईटी, प्रत्येक बच्चे को सीयूईटी का फॉर्म भरना होगा। जब वो सीयूईटी क्वालिफाई करेगा, पास करेगा, मेरिट बनेगा, उसी के आधार पर वह ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है। इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले आपका 10+2 में अंक देखा जाता था, उसके आधार पर होता था। लेकिन अब आपको सीयूईटी का जो अंक आएगा उसका मेरिट बनेगा, उस मेरिट के आधार पर ही आपका एंट्रेंस होगा और सॉरी एडमिशन होगा। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो 10+2 है इसमें भी अच्छा अंक प्राप्त करें और सीयूईटी में भी अच्छा अंक प्राप्त करें, ताकि किसी प्रकार की समस्या हमको एडमिशन लेने में ना हो, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। पहले होता क्या था, हमको अलग अलग बीएचयू का फॉर्म अलग डालना होता था, डीयू का फॉर्म अलग डालना होता था, एयू का फॉर्म अलग डालना होता था और एलयू का फॉर्म और डीडीयू का फॉर्म अलग डालना होता था। लेकिन अब आपको सीयूईटी के माध्यम से इन सभी में आप एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट दे करके। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्नावली होंगे, क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम तो रीजनिंग का क्लास आपको 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए अब मौका मिला तो हिंदी का भी क्लास लेकर के आ रहे हैं। और हिंदी के क्लास में जैसे आप स्टेप बाय स्टेप सीखे हैं, रीजनिंग सीखे हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, उसी प्रकार अब आप सीखेंगे हिंदी को भी, और बहुत ही साधारण लैंग्वेज में सीखेंगे। आपको एहसास ही नहीं होगा कि हिंदी आपका बोझ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं सर इस चैनल से ऐसी समस्या आती है, वैसी समस्या आती है, सर समझ में नहीं आता है। लेकिन यह आपको आज खत्म हो जाएगा जब आप पहले चैप्टर से समझना स्टार्ट करेंगे और रेगुलर वीडियो की अपडेट को आप पढ़ते रहेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अगर वह बच्चा हिंदी कभी नहीं पढ़ा है और हिंदी पढ़ना स्टार्ट करता है तो बहुत ही आसान तरीके से हिंदी वह समझ जाएगा और आने वाले समय में किसी भी एग्जाम को वह क्रैक कर सकता है। तो यही रणनीति हम लेकर चल रहे हैं कि कैसे बच्चे को एग्जाम क्रैक करना है, कैसे उसको पढ़ाई करना है, क्या क्या उसके सिलेबस होंगे। ये पिछली वीडियो में हमने बता दिया है, सिलेबस के आधार पर क्या क्या सिलेबस होगा, कितना चैप्टर होगा हिंदी व्याकरण में, रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर होगा। हमने दो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में पूरा क्लियरिफाई करके बता दिया कि ये सब्जेक्ट होंगे, इतने प्रश्न होंगे और ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो जो इस प्रकार के प्रश्न होंगे इसी में हमने बता दिया, और आगे हम प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते जाएंगे जो आप नोट डाउन करते जाएंगे। आपने नोटबुक बनाएंगे हिंदी का, और अभी पहले चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और यह जो लेवल आपको पढ़ा रहे हैं वह क्या क्या लेवल हो सकता है, आप अच्छी तरह से ध्यान दें कि वह आपका एसएससी में भी इससे आएगा, उसके बाद लेखपाल में भी आएगा, लेखपाल के लिए भी होगा, उसके बाद यूपी की उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी होगा, यूपीएसआई के लिए भी होगा, और भी जो वन रक्षक वगैरह होते हैं उसमें भी यह सिलेबस आपको आता है। उस लेवल की मैं आपको हिंदी बताने जा रहा हूं, हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम आपको देना है तो आप हिंदी पढ़ें और रिवाइज करें और एग्जाम दें, किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी आपको जो बेसिक जानकारी थी हमने दिया और आप अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे बेसिक जानकारी को। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सीयूईटी के लिए, तो आपका 10+2 होना चाहिए। चलिए तो अब हम चलते हैं चैप्टर 1 जो आपका हिंदी व्याकरण का है, वर्णमाला। एक दृष्टि में इसको हम देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो व्याकरण की दृष्टि से वर्णमाला में इसके दो भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। व्याकरण की दृष्टि से वर्णमाला के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब स्वर में भी होते हैं दो, देखा जाए तो स्वर में होते हैं दो, एक तीसरा भी होता है जिसका नाम होता है प्लूत स्वर। तो अभी उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, यहाँ लिखे नहीं लेकिन आपको हम बता देंगे। अब देखिए जो होता है स्वर दो प्रकार का होता है। स्वर जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है आपका हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। एक होता है हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो ये जो दोनों होते हैं, एक हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर का जो परिभाषा होता है, हर्ष स्वर को बोलने में कम समय लगता है। हर्ष स्वर को बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ और री, यानी छोटी ई और छोटा उ और री, ये चार होते हैं हर्ष स्वर।
स्वर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, और उसमें हर्ष स्वर को देखेंगे तो हर्ष स्वर आपके होते हैं 4, और छोटी ई, छोटा ऊ और री, यानी इसको बोलने में हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो कम निकलती है और घर्षण भी कम करती है। तो ये होते हैं हर्ष स्वर 4 होते हैं। अब आते हैं दूसरा नंबर पर, हम आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ में दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो दीर्घ का जब अर्थ ही बड़ा होता है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं जो इसमें वर्ड आएंगे वह वर्ड भी आपके होंगे बड़े, यानी बोलने में ज्यादा समय लेंगे। तो दीर्घ स्वर का जो परिभाषा होता है वह होता है कि हर्ष स्वर से दीर्घ स्वर को बोलने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ शब्द कहते हैं। जिस वर्ड को बोलने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर क्या क्या होता है यहाँ देखेंगे। दीर्घ स्वर होता है आ की अपेक्षा जब आ बोलेंगे तो डबल समय लग रहा है। छोटी की अपेक्षा जब बड़ी बोलेंगे तो डबल समय लग रहा है। छोटा की अपेक्षा बड़ा बोलेंगे तो डबल समय लग रहा है। ए बोलेंगे, ए बोलेंगे, ओ बोलेंगे, औ बोलेंगे तो लॉन्ग समय लग रहा है। जब हम बोल रहे हैं तो मुंह से जो हवा निकल रही है वो थोड़ा ज्यादा समय लग रही है। किससे? हर्ष स्वर से ज्यादा समय ले रहा है दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर तीसरा क्या होता है? प्लूत स्वर। प्लूत स्वर होता है एक, जैसे बोलते हैं ओम, ओम ओम बोलते हैं तो जो ड की तरफ बीच में लगता है वही होता है आपका ओम। तो जब ओम हम बोलते हैं तो ओम बहुत तेजी से नहीं बोल पाते, ओम को बोलने में समय लगता है। जैसे ओम ऐसे बोलते हैं तो यह आपका दीर्घ स्वर से भी दोगुना समय लगता है। अर्थात हर्ष स्वर को बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में दोगुना समय लगता है हर्ष स्वर से, और प्लूत स्वर को बोलने में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है। तो जो प्लूत स्वर होता है वो लॉन्ग टर्म तक बोले से ओम लंबा बोला जाता है, तो यह होता है प्लूत स्वर। तो आइए, अब उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आ गया होगा स्वर क्या होता है। स्वर के बारे में पूरा हमने लिख दिया है। ये पूरा होता है स्वर, यानी हर्ष स्वर की जो परिभाषा होता है, हर्ष स्वर को बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है, और प्लूत स्वर को बोलने में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है। यही होते हैं इसकी परिभाषाएं और ये होते हैं इसके वर्ड। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन थोड़े होते हैं लेंदी और उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग नाम होते हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो व्यंजन कितने होते हैं, अब व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो व्यंजन के 5 भेद होते हैं। व्यंजन के जो 5 भेद होते हैं वो कौन कौन होते हैं? ये होते हैं स्पर्श, उसके बाद अंतस्थ, फिर होते हैं ऊष्म, और होते हैं आगत, और होते हैं संयुक्त। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं? ये आपका अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन होते क्या? पहले नंबर में स्पर्श व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तथा अंग ड़, ये होते हैं आपके क्या? स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो क वर्ग से यानी क ख ग घ अंग, ये आपके होते हैं क वर्ग। वैसे ही च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सब होते हैं आपके टोटल स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? क वर्ग से प वर्ग तक होते हैं 25, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं, और टोटल वर्ग होता है आपका 5। तो 5 5 से गुणे करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। और 2 और होता है स्पर्श व्यंजन, अंग और अंग और ढ़, ये दोनों होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो 25 में प्लस 2 जोड़ देंगे 27। तो स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं? 27 होते हैं। स्पर्श व्यंजन आपके 27 होते हैं। अब आएंगे अंतस्थ व्यंजन पर। अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होता है? य, र, ल और व। य, र, ल वो आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। यह स्पर्श व्यंजन के श्रेणी से बाहर है। तो अंतस्थ व्यंजन आपका क्या क्या आएगा? य, र, ल, ये आपका 4 जो होता है, य, र, ल और व, ये चारों आपका होता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब आगे चलेंगे तो आपके होते हैं तीसरे नंबर पर ऊष्म व्यंजन, ये आपका दूसरा नंबर हो गया। और तीसरे नंबर पर आपका हो गया ऊष्म। ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी, ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। तो बड़ा स ख स ह, यानी जब इसको बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो घर्षण के साथ निकलती है। जब हम ऊष्म व्यंजन को बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो रगड़ खा करके निकलती है, तो गर्म होती है हवा, तो उसे ही हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। स, ख, स और ह, ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। अर्थात ऊष्म व्यंजन को हम परिभाषित कर सकते हैं कि जब जिस व्यंजन को बोलते समय हमारे मुंह से हवा घर्षण करके रगड़ करके निकले और ज्यादा समय लगे, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, ख, स और ह, ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब हम चौथे नंबर पढ़ेंगे आगत। आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियों का अर्थात अधिकतम इसका उपयोग किया जाता है उर्दू में, जो नुक्ता के रूप में होता है, यानी जो किसी वर्ड के नीचे लगता है। तो सबसे ज्यादा लगता है आपका ज और फ के नीचे, ज के नीचे नुक्ता लगता है, उसी प्रकार फ के नीचे नुक्ता लगता है। तो ये आपका अधिकतम उर्दू में उपयोग किया जाता है। हिंदी में भी इसका उपयोग होता है लेकिन बहुत कम होता है।
आगे आपका संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त का अर्थ ही होता है कि 2-3 से मिलकर बना हुआ, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संयुक्त फैमिली हो गया, यानी ज्वाइंट फैमिली है, कई लोग मिलकर के हैं तो संयुक्त फैमिली होती है। उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन भी होता है। कई व्यंजनों के मेल को ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, स्र हो गया। आगे हम आपको बताएंगे कि छ, त्र, ज्ञ कौन कौन से व्यंजन से मिलकर के बना हुआ है। पहले अभी मैं इसको एक दृष्टि में आपको इसका बोध करा रहा हूं, ज्ञान करा रहा हूं क्या होते हैं व्यंजन। तो यहाँ आपका संयुक्त हो गया, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब जुड़ करके बना हुआ। अब आगे हम और आएंगे तो देखेंगे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये तीनों व्यंजन मिल करके क्या क्या निर्माण करते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अड़ और ढ को छोड़ करके, अड़ और ढ को छोड़ करके 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, ये है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। उष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं, और सबको जोड़ दिया जाए तो ये हो गए 33, सबको जोड़ दिया जाए तो ये टोटल हो गए आपके 33। आगे हम देखेंगे स्वर। तो अब देखा जाए तो पूरा फाइनली अगर देखा जाए तो स्वर आपके होते हैं 11 और व्यंजन आपके होते हैं 41। मेन मोटो आपको समझाने का था बस इतना, यानी आपको स्वर और व्यंजन, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने हुए। मेन हमारा मकसद था आपको केवल स्वर और व्यंजन समझाना, स्वर और व्यंजन कैसे क्या क्या मिल करके 52 होते हैं, टोटल होते हैं 52। तो कैसे होते हैं, क्योंकि वर्णमाला है तो वर्णमाला में कितने होते हैं, तो वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं। तो 52 वर्ड क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, किस किस को मिला करके बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जान लिए। ये एक छोटा बच्चा भी अ से ज्ञ तक लिखता है, लेकिन वह नहीं जानता है ये क्या क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों इसका नाम ये दिया गया है, नहीं जानता है। लेकिन आपको बस 2 शब्द बताने के लिए हमने पूरा एक वर्णन किया, एक चित्र के माध्यम से, और आपको हमने समझा दिया ये संयुक्त है, ये आगत है, ये उष्म है, ये अंतस्थ है, ये स्पर्श है। और इन तीनों को मिलाकर के 33 हो गए। किसको? स्पर्श, अंतस्थ और उष्म को मिलाकर के 33 हो गए, और ये आपके 33 और 11 ये, और टोटल मिलाकर के आपके हो गए 52। तो कुल व्यंजन आपके होते हैं 41, स्वर होते हैं 11, टोटल मिलाकर के 52 हो गए। तो आपको, हमें उम्मीद है कि आप इसको वर्णमाला को एक दृष्टि में बहुत ही आसान तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं इस वीडियो में, वो एक मैजिक की तरह आपके लिए काम करेगा, क्योंकि बहुत ही डीपली मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और बहुत ही अच्छा इसमें ज्ञान आपको मिलेगा। एक एक वर्ड के बारे में हम आपको क्लियरिफाई करके बताएंगे कि ये वर्ड क्या है, कैसे है, क्यों है, कहां से लिया गया है, इसके बोलने में हमारी आवाज कहां से निकलती है, ये सारा चीज आपको इसमें वर्णन किया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पर हम आपको बताने जा रहे हैं। इसे अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो आइए अब हम इसको पूरा एक एक पॉइंट को हम डीपली पढ़ते हैं, पूरा डिस्क्राइब कर पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, ताकि हर एग्जाम के लिए कंफर्टेबल हो। आइए अब हम वर्ड विचार पर पढ़ते हैं। वर्ड विचार क्या होते हैं? तो वर्ड का क्या होता है, वर्डों का, यानी इसको क्या कर सकते हैं, वर्डों का वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न कर सके वह वर्ड कहलाता है। यानी वर्डों का वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न कर सके उसे हम वर्ड कहते हैं। यह है वर्ड की परिभाषा। वर्णमाला क्या होता है, जो हमने यहाँ लिखा है, वर्णमाला यानी वर्डों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्डों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको पढ़ने के लिए रेडी हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको हिंदी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से याद भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। अपने फ्रेंड रिलेटिव को इसे वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो आइए अब हम वर्ड पर बात करते हैं। वर्णमाला तो हमने आपको बता दिया, वर्डों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो आइए वर्ड विचार पर हम बात करते हैं। वर्ड विचार होते क्या है? तो स्वर, सबसे पहले स्वर बात करेंगे। स्वर कितने होते हैं? स्वर आपके टोटल 11 होते हैं, जो हम पीछे भी बताए हैं। तो स्वर में क्या क्या होता है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ये औ तक होते हैं आपके स्वर। अंग और अह होते हैं अलग, यानी स्वर से अलग होते हैं अंग और अह। तो हम अ से लेकर के अ तक होते हैं 11 स्वर होते हैं। इनमें हम अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। अनुस्वार होते हैं अंग, अनुस्वार होता है अंग, अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं। जैसे हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, कंघा या मंद, इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं। यह आपका अनुस्वार होता है। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है, जैसे चंद्रमा या चांद लिखते हैं, चांद लिखते हैं, ये आपका होता है अनुनासिक, इसे हम कहते हैं अनुनासिक।
अब हो गया आपका अगला विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? ये अधिकतर संस्कृत में प्रयोग होता है, ये अधिकतर संस्कृत में प्रयोग होता है। तो आइए अब हम विसर्ग के बारे में जानते हैं। विसर्ग का अधिकतम उपयोग होता है संस्कृत में, विसर्ग का अधिकतम उपयोग संस्कृत में होता है। तो जैसे प्रातः, प्रातः हो गया, एक हो गया, तो इसमें ये अधिकतम संस्कृत का प्रयोग है विसर्ग का। तो विसर्ग का जो चिन्ह होता है ये डबल बिंदी होता है, और नासिक का ये चंद्र बिंदु होता है, अनुस्वार का केवल एक बिंदी होता है, और स्वर आपके ये होते हैं। तो आप यहां तक समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। अब हम पढ़ेंगे आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां वह होती हैं जिसका केवल तो केवल एक चंद्र लगता है, बिंदु नहीं होता उस पर, केवल चंद्र लगता है, उसे हम अर्धचंद्र कहते हैं। इस पर बिंदी नहीं होता है, ये अर्धचंद्र होता है। नुक्ता क्या होता है? ये अभी हमने आपको बताया, नुक्ता वह होता है जो शब्द के यानी जो वर्ड होता है, ज हो गया, फ हो गया, हमने आपको बताया था, ज फ के जो नीचे लगता है वही नुक्ता होता है। जैसे आपको नीचे बताया भी गया है, यह नुक्ता होता है। तो आप अर्धचंद्र अर्थात आगत ध्वनि के बारे में पढ़ रहे हैं, कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए आगत ध्वनि कौन कौन होती है, नुक्ता और अर्धचंद्र ही आपका आगत ध्वनि होती है। अभी हमने स्वर के बारे में पूरा आपको डिस्क्राइब करके बताया क्या है, कैसे है, पूरा एक्सप्लेन किया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं, इससे किस रूप में क वर्ग में होते हैं, कैसे च वर्ग में होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले व्यंजन के बारे में चलते हैं। व्यंजन क वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग, ये होता है क वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, प्रत्येक वर्ड में 5 वर्ग होते हैं। तो क, ख, ग, घ, अंग। और च देखेंगे, च वर्ग में क्या आएगा? च, छ, ज, झ, ञ। च वर्ग में आपका च, छ, ज, झ, ञ आता है, ये आपका होता है च वर्ग में। अब जाएंगे आगे तो ट वर्ग बताया है। तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये आपके 5 होते हैं ट वर्ग। त वर्ग में जाएंगे तो थ, द, ध, न, ये आपके त वर्ग में देखेंगे 5 होते हैं, ये आपके त वर्ग में आते हैं। अब प वर्ग में देखेंगे प, फ, ब, भ, म, ये आपके होते हैं प वर्ग में। प, फ, ब, भ, म आपके प वर्ग में होते हैं। उससे अब नीचे जाएंगे तो अंतस्थ, ये होते हैं वर्ग। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ के बारे में। तो य, र, ल, व जो भी हम आपको पीछे बताए हैं, य, र, ल और वो आपका होता है अंतस्थ व्यंजन। और नीचे जाएंगे उष्म व्यंजन। उष्म मतलब होता है गर्मी, यानी जब हम किसी शब्द को या किसी वर्ड को जब बोलते हैं तो वर्ड को बोलते समय घर्षण होता है, अर्थात जो मुंह से वायु निकलती है वो रगड़ खाकर निकलती है, गर्म निकलती है, तो उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं, जो स, ख, स और ह है। ये होते हैं टोटल आपके व्यंजन 33। अब आगे आपका संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये होते हैं 4 आपके संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हैं आपके 4 संयुक्त व्यंजन। अभी संयुक्त व्यंजन भी हम बताएंगे कि संयुक्त व्यंजन कैसे हैं, क्यों मिलकर के बने हैं। अब आगे आपका ज, फ के बारे में बता दिए। ज, फ ये नुक्ता वाले होते हैं, ये 2 होते हैं। रंग और अंग ये दो होते हैं। कुल मिलाकर के आपके 52 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 52 होते हैं कुल मिलाकर के। अब हम आएंगे, बात करेंगे कि जो हमारा व्यंजन होता है वह स्वतंत्र नहीं होता है। आप पढ़े होंगे, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है। तो स्वर स्वतंत्र होता है और व्यंजन आपका स्वतंत्र नहीं होता है। तो अब हम आपको बताएंगे, यानी जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र बोले जाते हैं, जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो किसी स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। वो कौन सा स्वर है जिसकी सहायता से बोले जाते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे स्वर जो अ से लेकर के अ तक होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन ये जो व्यंजन होते हैं वो किसी न किसी स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो किसी न किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो वह कौन सा स्वर ऐसा है जो प्रत्येक व्यंजन में जुड़ करके और उसे पूरा करता है, यानी जो व्यंजन होता है वो अधूरा होता है जब तक वह स्वर नहीं मिला होगा। तो वह कौन सा ऐसा स्वर है जो उसे पूरा करता है। तो आइए हम उस पर बात करते हैं। तो अब देखेंगे, जैसे क लिखते हैं, क के नीचे क में कौन सा ऐसा स्वर मिला है, तो अ स्वर मिला है। यानी हम बात अभी तक आप किए हैं अ स्वर के बारे में। तो प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है, यानी जितने व्यंजन होते हैं सभी में अ स्वर मिला होता है। तो जब क धन अ मिलाएंगे तब आपका पूरा क बनेगा। जैसे हमने बताया कमल, क म ल, तो जब पूरा मिलाएंगे तो आपका बनेगा क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ, कमल। यानी इसमें हलंत रहेगा और म पर भी हलंत है और ल पर भी हलंत है। तो कमल ये आपका बन गया। अब ये पूर्ण रूप से आपका कमल का विच्छेद हुआ है। तो ये आपका यानी जो व्यंजन होते हैं उसमें अ मिला होता है, प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। अगर अ स्वर न मिला हो व्यंजन में तो वो पूरा व्यंजन आपका अधूरा होगा। तो अब आइए और आगे हम बात करते हैं। व्यंजन के बारे में समझा दिए और स्वर के बारे में समझा दिए। अब हम बात करते हैं जो संयुक्त व्यंजन है, छ,
त्र, ज्ञ और स्र, इन चारों के बारे में हमको बात करना है। ये क्या है और किस प्रकार है, इसमें क्या क्या जुड़ता है, इसके बारे में हमको बात करना है। तो अब ये देखेंगे छ, तो क और धन पेटफरुआ स जो लगता है ये आपका होता है छ का। क धन जब पेटफरुआ स जुड़ेंगे तो आपका छ हो जाएगा। त्र का होता है त धन र होता है त्र का। ज्ञ यानी इय, जो धन इय होता है आपका ज्ञ का। स्र का स धन र होता है आपका स्र का। स धन र आपका होता है स्र का। तो अब आप समझेंगे, अब इसका हम आपको बताएंगे ट्रिक। अब आप छ का क्या होता है, त्र का क्या होता है, ज्ञ क्या होता है, बस एक ट्रिक आप याद कर लेंगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो के यस यस से आपका होता है छ, के यस यस से आपका होता है छ, टी आर से होता है त्र, जी वाई से होता है ज्ञ और यस यस आर से होता है स्र। अब यही ट्रिक अगर आप याद कर लिए, यानी के एस एच टी आर जी वाई एस एच आर, ये ट्रिक अगर आप याद कर लिए तो ये समझ लिए आपको संयुक्त व्यंजन आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, यह है आपका संयुक्त व्यंजन का ट्रिक। जैसे छ में दो वर्ड मिला होता है क और पेटफरुआ स, त्र में मिला होता है त और र, ज्ञ में मिला होता है ज और इय, स्र में मिला होता है स और र। जब इसका ट्रिक बना है तो के यस यस, के से क होता है ये क हो गया, यस यस से आपका स हो गया, तो आप देख ही रहे हैं के से क हो गया और प्लस यस यस से स हो गया। त्र का आप देखेंगे टी और आर हो गया, ये देखेंगे त्र का देखेंगे आप तो टी धन आर हो गया त्र का। ज्ञ का जी से ज होता है, जी से ज हो गया और प्लस वाई से यह ले लिए हैं। और उसके बाद यस यस स का देखेंगे तो यस यस से बड़ा स हो गया और प्लस आर से र हो गया। अगर आपको यह ट्रिक याद है तो आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। यानी संयुक्त व्यंजन को विच्छेदित करना है, संयुक्त व्यंजन को आपको पता करना है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो एक संयुक्त व्यंजन बना है, क्या मिला है तो छ बना है, क्या मिला है तो इसमें त्र बना है, कौन सा वर्ड मिला है तो आपका ज्ञ बना है और कौन सा वर्ड मिला है तो स्र बना है। बस आपको जो आपका छ त्र ज्ञ और स्र है उसका आपको स्पेलिंग याद करना है। जैसे छ का स्पेलिंग होता है के एस एच, त्र का होता है टी आर, ज्ञ का होता है जी वाई और स्र का होता है एस एच आर। तो बस ये स्पेलिंग याद करेंगे तो इसका वर्ड विच्छेद आसानी से हो जाएगा। तो वर्ड विच्छेद में आपको क्या हो गया, क से के हो गया, यस यस से पेटफरुआ स हो गया, टी से त हो गया और आर से र हो गया, ज से जी हो गया और इय से वाई हो गया, यस यस से बड़ा स हो गया और आर से र हो गया। ये पूरा आपका ट्रिक तैयार है और आसानी से याद भी हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से यह याद हो जाएगा। जब यह याद हो गया संयुक्त व्यंजन, आप आंख बंद करके अगर एग्जाम में आ गया तो आप ट्रिक लगा करके उस क्वेश्चन को कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। तो हमको उम्मीद है कि यह प्रश्न और ये वर्णमाला एक दृष्टि में वर्ण विचार बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जो क वर्ग से लेकर के जो ये दिया हुआ है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, उसमें संयुक्त, इसको बोला कैसे जाता है। जो हमारी आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, ओष्ठ से निकलती है, दंत से निकलती है, ठीक है, जिह्वा से निकलती है, जिससे निकलती है ये अभी इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे ताकि कोई भी एग्जाम हो तो आप आसानी से क्रैक कर सकें। तो स्टूडेंट, अगर आप कंप्यूटर से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं जो CUET एग्जाम में जीके का आएगा कंप्यूटर का, तो वो हमारे चैनल पर जाकर के IT ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर जाकर के आप उसे सर्च कीजिए और वहां जाकर के बहुत आसान तरीके से कंप्यूटर की वीडियो देख सकते हैं। उस पर रीजनिंग की वीडियो पड़ा हुआ है, जीके की वीडियो पड़ा हुआ है और हिंदी की वीडियो पड़ा हुआ है। आप सारी वीडियो देखिए, सारा चीज फ्री है, कोई उसका चार्ज नहीं है। आप आसानी से देखिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर वीडियो आसानी से आप समझ सकें, हर कोर्स को आसानी से आप कंप्लीट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ पंक्तियां आज मैं हिंदी के नए क्लास के लिए आपको बोलना चाहता हूं ताकि आपको एक प्रोत्साहन मिले, प्रेरित होकर के और एक अच्छे पढ़ाई में मन लगाते रहें कोई भी कंपटीशन को बीट करने के लिए। तो कुछ पंक्तियां आपके लिए बोलना चाहता हूं, तो ये पंक्तियां बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी काबिलियत पर तुम यकीन रखना, अपनी काबिलियत पर तुम यकीन रखना, ऐसी उम्मीद हम तुमसे करते हैं। अपनी काबिलियत पर तुम यकीन रखना, ऐसी उम्मीद हम तुमसे करते हैं। पीछे छोड़ सबको तुम आगे बढ़ना, पीछे छोड़ सबको तुम आगे बढ़ना।
लोग तुमसे जलते रहेंगे, लोग तुमसे जलते रहेंगे। इसलिए स्टूडेंट, आपको मेहनत करते हुए आगे बढ़ना, चाहे कोई कितना हो जले उसको जलते रहने देना है, छोड़ देना उसको पीछे, और एक दिन अपने आप को दिखा देना है कि मैं क्या था और आज क्या हूं। तो चलिए स्टूडेंट, ऐसी पंक्तियां आपको और भी बार बार मिलती रहेंगी, आपको प्रेरित करेंगी पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आज यही वीडियो को एंड करते हैं, फिर अगली वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।